अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स का आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में सरफेस टेंशन का आगे वाला पार्ट हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अगर आपको पता है, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो उसमें हमने एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट और उसी के ताल्लुक से उसी के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन था उसको हमने मुकम्मल किया था। ठीक है, आज के इस लेक्चर का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है शेप ऑफ ए लिक्विड ड्रॉप ऑन ए सॉलिड सरफेस। ठीक है, तो एक सॉलिड की सरफेस है, उस पर हम एक लिक्विड का ड्रॉप डालेंगे और उसका क्या शेप होगा उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक जिसका नाम है सरफेस टेंशन में, जिसका नाम है आज के टॉपिक का जो हमारा नाम है वह है शेप ऑफ ए लिक्विड ड्रॉप ऑन ए सॉलिड सरफेस। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर ज़्यादातर एक्सप्लेनेशन जो है मेरा इंग्लिश में करता हूँ, बोर्ड पर भी इंग्लिश में लिखता हूँ और उर्दू मीडियम के बच्चे भी बहुत सारे देख रहे हैं और स्पेशली उर्दू मीडियम वालों के लिए है। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम यह है कि मैं बोर्ड पर उर्दू नहीं लिख सकता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करूँ। ठीक है, तो अपना ये मिक्स है, इंग्लिश प्लस हिंदी और उर्दू प्लस मिक्स रहेगा। तो देखिए, मैं आपको समझाते भी चल रहा हूँ इसका मीनिंग। शेप ऑफ ए लिक्विड ड्रॉप मतलब एक लिक्विड का ड्रॉप है, जैसे पानी है। ठीक है, मोस्ट कॉमन लिक्विड हमारा, उसका एक ड्रॉप है ऑन ए सॉलिड सरफेस। ठीक है, एक सॉलिड की सरफेस है, हमने क्या किया, उस पर एक लिक्विड का ड्रॉप डाला, तो उसकी क्या शेप है वो हमको इसमें आज डिस्कस करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ सकता है, इसको अच्छे समझना है। शेप ऑफ ए लिक्विड ड्रॉप ऑन ए सॉलिड सरफेस, इज इट क्लियर? तो देखिए, हम इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए मैं आपको 2 डायग्राम बताऊंगा और दोनों डायग्राम की मदद से इसको समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो देखिए, हमने सबसे पहले क्या किया कि एक हमारे पास में सॉलिड की सरफेस है, ये हमारे पास में एक सॉलिड है। ठीक है, एक इधर भी सॉलिड ले लेते हैं, ये हमारे पास में 2 सॉलिड है। ओके, अब करना ये है कि इस वाले सॉलिड पर हम एक ड्रॉप लेंगे जो किसका बना है, लिक्विड का। देखिए, ड्रॉप क्या होता है, सबसे पहले इसको समझिए। ड्रॉप जो होता है वो पूरी तरह से, अगर मैं आपको बताऊँ ये एक ड्रॉप है, ठीक है, तो इसके अंदर पूरी तरह से जो होता है पानी, अगर पानी का ड्रॉप है तो इसके अंदरूनी जो हिस्सा है वो पूरी तरह से पानी से भरा होता है। अगर ये मर्क्यूरी का ड्रॉप है तो इसका अंदरूनी हिस्सा जो है पूरी तरह से मर्क्यूरी से भरा होता है, ये खाली नहीं होता। ठीक है, तो इस बात का आपको ख्याल रखना है कि जो ड्रॉप होता है हमारा वो पूरी तरह से मर्क्यूरी से, अगर मर्क्यूरी का बना है तो मर्क्यूरी से भरा है, अगर पानी का बना है तो पानी से मुकम्मल तौर से भरा हुआ है। तो हम पहले वाले सॉलिड पर क्या करेंगे, एक ड्रॉप डालेंगे जो लिक्विड का है और मोस्ट कॉमन जो लिक्विड है हमारे पास में वो है वाटर। तो जब सॉलिड पर किसी वाटर का ड्रॉप डाला जाता है तो वो ना ऐसी शेप ले लेता है। ठीक है, यह है हमारा वाटर ड्रॉप। क्या है हमारा वाटर ड्रॉप? ठीक है, जो पूरी तरह से अंदर से भरा हुआ है। कौन सा ड्रॉप है? वाटर ड्रॉप। इज इट क्लियर? आप यहाँ पर पहचान के लिए लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, हमने क्या यूज़ किया, वाटर ड्रॉप, इसमें है वाटर ड्रॉप। ठीक है, अब इस पर आ जाइए। ये वाले सॉलिड में हम लोग क्या करेंगे, मर्क्यूरी का ड्रॉप लेंगे। तो जब किसी सॉलिड पर मर्क्यूरी का ड्रॉप डाला जाता है, पारा अगर रखा जाता है तो उसका ना जो शेप होता है वह ऐसे होता है। ठीक है, देखिए, ये वाटर का ड्रॉप इस तरह का शेप है और मर्क्यूरी का ड्रॉप इस तरह का शेप है। ठीक है, इसमें सब मर्क्यूरी भरी है, मतलब यहाँ पर कौन सा ड्रॉप है, तो यहाँ पर मर्क्यूरी ड्रॉप है। ठीक है, ओके, इतनी बात सभी को समझ में आती है। अब देखिए, मैं इंटरेस्टेड हूँ ये वाले मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये ऐसा मॉलिक्यूल है जो इस सरफेस पर भी जुड़ा है और ये ड्रॉप से भी जुड़ा है। ठीक है, मतलब सॉलिड से भी कनेक्टेड है और लिक्विड से भी कनेक्टेड है। अब मैं क्या करूँगा, ये वाले लिक्विड पर, ये वाले मॉलिक्यूल पर मैं देखूंगा कि कौन कौन से मॉलिक्यूल अपना फोर्स लगाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं गौर से देखूँ तो इधर वाला मॉलिक्यूल इस पर अपना फोर्स लगाएगा, इसे अपनी यानी खींचेगा। ये मॉलिक्यूल इस पर फोर्स लगाएगा, ये मॉलिक्यूल इस पर फोर्स लगाएगा, ये मॉलिक्यूल इस पर, ये मॉलिक्यूल इस पर, ये मॉलिक्यूल इस पर, ये मॉलिक्यूल। मतलब क्या होगा कि यहाँ पर तमाम मॉलिक्यूल्स फोर्स लगाएंगे। तो सरफेस पर जो फोर्स होता है उसे क्या कहा जाता है, सरफेस टेंशन। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा, फोर्स ड्यू टू टेंशन, तो उसे क्या कहेंगे, सरफेस टेंशन। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो होगा सरफेस टेंशन पाया जाएगा। तो यहाँ पर क्या लगेगा, टी फॉर टेंशन, है ना। यहाँ फोर्स लग रहा है, फोर्स ड्यू टू टेंशन मतलब सरफेस टेंशन। ठीक है, ये बात हमको समझती है। ओके, अब देखते हैं ये वाली सरफेस, इस पर मैं एक टेंजेंट खींचता हूँ, ये मैंने टेंजेंट खींचा। क्या यहाँ पर भी सरफेस टेंशन अमल करेंगे? तो ज़रा गौर कीजिए, ये वाले मॉलिक्यूल्स इसको खींचेंगे, ये वाले मॉलिक्यूल्स इसको खींचेंगे, ये वाले मॉलिक्यूल्स इसको खींचेंगे, मतलब यहाँ पर भी एक टेंशन, एक फोर्स पाया जाएगा, फोर्स ड्यू टू टेंशन, सरफेस टेंशन, मतलब यहाँ पर भी टी लग रहा है। इज इट क्लियर?
अब इधर वाली साइड की बात करते हैं, यहाँ पर सॉलिड के मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स है। तो देखिए सॉलिड के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, इस लिक्विड के मॉलिक्यूल पर फोर्स लगाएंगे, एडिसिव फोर्स, जिसकी वजह से फोर्स ड्यू टू टेंशन पाया जाएगा, जिसे क्या कहेंगे, सरफेस टेंशन, ठीक है। तीनों साइड में हमने टी ले लिया, लेकिन अभी हमको डिसाइड करना है T1, T2, T3 कैसे हम उसको करेंगे, उसको अच्छे से समझिए। मैं क्या करता हूँ यहाँ पर आपको एक चीज़ बताता हूँ कि इंटरफेस एक चीज़ होती है, वो क्या होता है, इंटरफेस से पहले हम लोग टेंशन को डिसाइड करेंगे कि कौन सा टेंशन किसकी वजह से लग रहा है। अगर हम यहाँ गौर करें तो यहाँ पर जो टेंशन लग रहा है हम इसको देखिए यहाँ से शुरुआत करते हैं, इसको हम T1 बोलेंगे, इसको T2 बोलेंगे और इसको T3 बोलेंगे। T1 क्या है इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको ये समझ में आ गया पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया। T1 क्या है, तो T1 तो सरफेस टेंशन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, वो कौन कौन से इंटरफेरेंस के दरमियान में लग रहा है, ठीक है, कौन कौन से इंटरफेस के दरमियान में लग रहा है। तो इंटरफेस जो है यहाँ पर हम गौर करें तो यहाँ पर पानी के सालमात है, ठीक है, ये जो लिक्विड ड्रॉप है, और एयर के सालमात है, क्योंकि यहाँ पर एयर है ना सब ऊपर, ठीक है। यहाँ पर तीन हमको फेज दिखेंगे, ये एयर का फेज दिखेगा, ये लिक्विड का फेज दिखेगा और इधर सॉलिड का फेज दिखेगा, तीन फेज दिख रहे हैं। तो यहाँ पर एयर और लिक्विड के दरमियान में क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो मॉलिक्यूल एयर के मॉलिक्यूल्स और लिक्विड के मॉलिक्यूल के दरमियान में होगा। तो इसका मतलब T1 क्या है, T1 इज अ टेंशन बिटवीन एयर एंड लिक्विड इंटरफेस, ठीक है। लिक्विड जो है टेंशन क्या कहाँ लग रहा है, टेंशन बिटवीन एयर एंड लिक्विड। देखिए इधर एयर के मॉलिक्यूल्स है और यहाँ पर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है, इनके दरमियान में जो इंटरफेरेंस है वो एयर लिक्विड का इंटरफेरेंस, ठीक है, इंटरफेस है। अब आते हैं T2। T2 ज़रा गौर से देखिए, T2 के दरमियान में कौन सा इंटरफेस है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ गौर करें तो ऊपर लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है और नीचे सॉलिड के मॉलिक्यूल्स है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम ये लिखेंगे टेंशन बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड इंटरफेस, ठीक है। इंटरफेस किसे कहा जाता है, इंटरफेस का मतलब होता है कि जो दो मीडियम को आपस में मिलाता है। जैसे अगर हम यहाँ गौर करें तो यहाँ पर जो ऊपर लिक्विड है और नीचे सॉलिड है, इनके दरमियान में जो दिखाई दे रहा है, जो सॉलिड और लिक्विड को आपस में बांट रहा है, इसे इंटरफेस कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, इंटरफेस। तो हमने यहाँ पर जो इंटरफेस इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि T1 जो है टेंशन बिटवीन एयर एंड लिक्विड इंटरफेरेंस, इधर एयर एंड लिक्विड इंटरफेरेंस। T2 जो है टेंशन बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड इंटरफेस। ज़रा T3 बता दीजिए आप कि T3 किसके दरमियान में इंटरफेरेंस होगा। तो अगर हम गौर करें तो यहाँ पर सॉलिड है, ठीक है, और यहाँ पर एयर है। तो क्या होगा, ये टेंशन बिटवीन सॉलिड एंड एयर इंटरफेस, ठीक है। ये तीनों टेंशन हमने लिख लिए, T1, T2, T3, ओके। अब ज़रा गौर करें यहाँ पर थीटा किधर बनेगा, ठीक है। थीटा मैंने आपको बताया था कि थीटा कैसे डिसाइड करता है। थीटा लिक्विड के अंदर होता था या थीटा लिक्विड के बाहर होता है, जिसे आप एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हो, ठीक है, ज़ाविया तमास। वो लिक्विड के अंदर होता था या लिक्विड के बाहर होता था। तो अगर आपको याद है, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि जो थीटा आपको बनाना है वो इनसाइड द लिक्विड, जब दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में आती है तो जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। और वो एंगल ऑफ कांटेक्ट कहाँ लिया जाता था, तो आंसर था लिक्विड के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा थीटा बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट डायग्राम। अब आ जाइए इस डायग्राम पर। यहाँ पर भी हमको तीन सरफेस दिखेंगी। देखो सबसे पहले हम एक टेंजेंट खींचेंगे जो है आपका T1, ये जो होगा आपका T2 होगा, और ये जो होगा आपका T3 होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर टेंशन, अगर हम T1 देखिए, टेंशन बिटवीन ऊपर एयर है, एयर एंड लिक्विड इंटरफेरेंस, ये लिक्विड का इंटरफेरेंस है, ठीक है। दूसरा T2 जो है टेंशन बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड, देखिए ये लिक्विड है और ये सॉलिड है। इसी तरह से T3 जो है टेंशन बिटवीन सॉलिड एंड एयर, ओके। तो ये T3 हमारे पास में, ये दोनों डायग्राम हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों डायग्राम को एक और आसान तरीके से इसको बनाएंगे ताकि हमको इस सॉल्व करने में आसानी जाए। फर्स्ट वाली डायग्राम, ये वाली डायग्राम देखिए ज़रा, ये हमारा मॉलिक्यूल्स था, इधर T2 लग रहा था, इधर T1 लग रहा है और इधर T3 लग रहा है, ठीक है, T3। अब ये वाले डायग्राम को मैं बनाता हूँ। ये वाला वो मॉलिक्यूल्स था, ये इधर जो लग रहा है वो T2 है और इधर जो लग रहा है वो T1 है, ठीक है, और इधर जो लग रहा है वो T3 है। यहाँ पर थीटा बना। अच्छा, यहाँ पर थीटा कहाँ बनेगा,
तो मॉलिक जो थीटा जो बनता है वो लिक्विड के अंदर बनता है, तो थीटा जो बनेगा वो इधर बनेगा, ठीक है। ओके, अगर ये थीटा है तो क्या मैं कह सकता हूँ ये 180 माइनस थीटा होगा। मैं इसको x नाम देता हूँ, x इक्वल टू 180 माइनस थीटा, मतलब ये वाला जो एंगल है वो क्या है 180 माइनस थीटा, है ना। चलो ठीक है, ये तो हमारा इतना हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी दो कंपोनेंट लेंगे, इसको ऐसे ऊपर मिला दो। पहले चैप्टर में मैंने आपको समझा के दिया हो, ठीक है, ये इधर आ जाएगा। ओके, अब अल्टरनेट थीटा लगाते हैं। ये थीटा है तो अल्टरनेट थीटा, ये थीटा है तो अल्टरनेट थीटा, थीटा है तो अल्टरनेट थीटा, अल्टरनेट थीटा, ठीक है। अच्छा, अब t जो है t1 जो है वो इधर अगर नीचे के जानिब झुके, थीटा के जानिब झुके, तो ये जो होगा आपका, ये होगा आपका t cos थीटा, और थीटा के मुखालिफ जाए तो t sin थीटा। पहले वाले जो चैप्टर था मैंने उसके अंदर आपको बहुत डिटेल में समझा के दिया, वो यहाँ पर दोबारा ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत मुझे नहीं है। ओके, अब इस पर आ जाइए, इसको ऐसे कंप्लीट कीजिए, और ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। थीटा कहाँ बन रहा था, ये थीटा बना हमारा, ठीक है। और ये हमारा इधर 180 माइनस थीटा है, 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये अगर t1 है तो ये अगर थीटा के जानिब झुके तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका t cos थीटा, और ये हो जाएगा आपके पास में t sin थीटा, है ना। चलो ठीक है, t cos थीटा और t sin थीटा बराबर है। ये दोनों डायग्राम मुकम्मल हो गई। अब इन दोनों डायग्राम की मदद से मैं आपको इक्वेशन समझा देता हूँ। इक्वेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप इसका पहले स्नैपशॉट ले लीजिए। हाँ ठीक है, स्नैपशॉट ले लिया। चलिए अब क्या करेंगे, फर्स्ट वाली इक्वेशन को हम फर्स्ट वाली डायग्राम की मदद से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ज़रा ये वाले एक्सिस पर देखिए, ये वाले एक्सिस पर t3 इधर है, t2 और t cos थीटा की जो डायरेक्शन एक जैसी है, यानी कि इसका मतलब t3 को ये दोनों बैलेंस कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t3 इक्वल टू t cos थीटा प्लस t2, ठीक है। t2 प्लस का इधर अगर माइनस का, ये हो जाएगा t3 माइनस t2 इक्वल टू t cos थीटा। इसका मतलब t cos थीटा इक्वल टू t3 माइनस t2। इसका मतलब ये होगा कि cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, t3 माइनस t2 डिवाइडेड बाय t1। ये आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसी की मदद से हम इसको आगे चल के सॉल्व करेंगे। ये तो हुआ ये वाली डायग्राम की। बहुत सारे बुक्स में आपको सिर्फ और बहुत सारे लेक्चर्स अगर आप लोग देखोगे तो आपको इसी का एक्सप्लेनेशन मिलेगा। मैं आपको ये वाली डायग्राम से भी एक्सप्लेनेशन करके देता हूँ, ठीक है। तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए t3 और t cos थीटा की डायरेक्शन एक जैसी है, तो t2 इसे बैलेंस कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा, ये होगा t3 प्लस t cos थीटा इक्वल टू t2, है ना। तो t3 प्लस t cos थीटा कितना है, तो थीटा हमारे पास में है 180 माइनस थीटा इक्वल टू t2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास में t3 प्लस t cos 180 माइनस थीटा, मतलब माइनस ऑफ cos थीटा इक्वल टू t2, ओके। इसका मतलब ये हो जाएगा t3 माइनस ऑफ t cos थीटा इक्वल टू t2। ये हमारे पास में 1 है, क्या है, ये 1 है। इस डायग्राम में भी इसको 1 कर दीजिए, यहाँ पर भी 1 कर दीजिए, और हाँ इधर तो बराबर है ये। फिर इसके बाद इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये होगा कि t3 ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस t2 इक्वल टू ये माइनस का इधर जाकर प्लस का t1 cos थीटा, है ना। तो फिर अगर यहाँ से cos थीटा निकालना है तो क्या हो जाएगा, t3 माइनस t2 डिवाइडेड बाय ये नीचे आ जाएगा t1 इक्वल टू cos थीटा। देखिए दोनों भी फार्मूले एक ही जैसे आए हैं, cos थीटा इक्वल टू t3 माइनस t2 डिवाइडेड बाय t1 और cos थीटा इक्वल टू t3 माइनस t2 डिवाइडेड बाय t1। आगे समझ में। तो ये हमने दोनों डायग्राम की मदद से इसको फार्मूले को कैलकुलेट कर लिया। अब इसके केसेस पर डिस्कस करते हैं, पहले इसका स्नैपशॉट लीजिए। ठीक है, ले लिया आपने स्नैपशॉट। हाँ, अब हम क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं। जो इक्वेशन हमारे पास में आई है उस इक्वेशन को मैं यहाँ लिख लेता हूँ।
T3 माइनस T2 डिवाइडेड बाय T1 इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, अब इस इक्वेशन की मदद से हम 4 केसेस लेंगे। केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड और केस फोर्थ। केस 4 4 केसेस है, केस 1, केस 2, केस 3 और केस 4। देखिए इसको बहुत अच्छे से समझाता हूँ मैं आपको। पहले देखिए, कोई भी वैल्यू एक तो छोटी हो सकती है, जैसे अगर मैं बोलूँ कि आप मुझसे एक तो छोटे हो सकते हो, या मुझसे बड़े हो सकते हो, या मेरे एज के मसावी आपकी एज हो सकती है। यानी कि एक तो कोई चीज़ किसी से छोटी हो सकती है, किसी से बड़ी हो सकती है, या किसी के मसावी हो सकती है। तो तीनों कंडीशन हम लिख लेंगे, है ना। हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे कि T3 माइनस T2 इज़ लेस देन T1। T3 माइनस T2 इज़ लेस देन T1। ठीक है, एक तो छोटा हो सकता है, सेकंड को अभी छोड़ देना है। अब थर्ड पर आइए, एक तो उसके मसावी हो सकता है T3 माइनस T2 इक्वल टू T1। एक तो छोटा हो सकता है या फिर मसावी हो सकता है, तीसरा बड़ा हो सकता है। तो ये हो जाएगा आपके पास में T3 माइनस T2 इज़ ग्रेटर देन T1। आई बात समझ में। एक तो हमने क्या बोला, एक तो छोटा हो सकता है। देखिए हमने T1 को छोटा बताया, इससे यहाँ T1 के मसावी बताया, और यहाँ T1 से इसे बड़ा बताया। इसका क्या करेंगे, तो ये देखिए बहुत आसान है, बस इसी की तरह। लेकिन क्या करना है, इसको एक दूसरे से चेंज कर लेना है। इसको लिखो आप T2 माइनस T3 इज़ लेस देन T1। आगे समझ में। अच्छा, अब ज़रा यहाँ गौर कीजिए, उस इक्वेशन को देखिए। मैं कहता हूँ कि T3 माइनस T2 इज़ लेस देन T1। इसका मतलब ये वाली वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू बड़ी है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, T3 माइनस T2, तो एक तो ये मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5u माइनस 2। तो 5u माइनस 2 कितना होगा, 3 होगा। मतलब जो इसका आंसर आएगा, अगर ये वैल्यू बड़ी है T3 की, तो इसका जो आंसर मैं अगर लिखूँ 5u माइनस 2, तो इसका आंसर प्लस 3 होगा। इसका मतलब कॉस का आंसर क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। क्या आ रहा है, प्लस। अगर मैं इसे बड़ा लूँ तो जो कॉस का जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। तो यहाँ पर जो होगा कॉस थीटा जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। अगर ये वाली वैल्यू को बड़ी ली जाए तो कॉस थीटा क्या होगा, पॉजिटिव। कॉस थीटा कब पॉजिटिव होता है जी, मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था, जब एंगल क्या बने, जब एंगल एक्यूट एंगल बने। कौन सा एंगल, एक्यूट एंगल। मतलब ये कौन से वाला केस है, ये वाला केस है केरोसिन और ग्लास का जो हमारा बीकर था वो वाला केस है ना। वहाँ पर एंगल कौन सा बना था, एक्यूट एंगल। अच्छा, अब ज़रा इस पर आते हैं। T2 माइनस T3, मतलब ये वैल्यू अब बड़ी हो गई, ये वैल्यू छोटी हो गई। इज इट क्लियर। मतलब मुझे 2 माइनस 8 करना है। ओके, इसका मतलब ये वैल्यू बड़ी है, ये वाली वैल्यू छोटी है, तो फिर आंसर डेफिनेटली क्या आएगा, माइनस आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा कॉस थीटा है वो क्या होगा, निगेटिव होगा। कॉस थीटा निगेटिव कब होता है, जब एंगल क्या बनता है, ऑब्ट्यूस एंगल बनता है। कौन सा एंगल बनता है, ऑब्ट्यूस एंगल। ये कौन से वाला केस है, ये वाला केस वो है कि जब हमने क्या लिया था, मर्क्यूरी लिया था और बीकर लिया था। ठीक है, ये वाला केस है। ओके, ठीक है। अब इस पर आते हैं। अच्छा, इसकी बात करते हैं। इसमें क्या होगा, दोनों भी मसावी होंगे। मसावी होंगे यानी कि कॉस थीटा हमारे पास में क्या होगा, कॉस थीटा हमारे पास में 1 होगा। कॉस थीटा क्या होगा हमारे पास में 1 होगा। तो कॉस 1 कब होता है, 0 पर, यानी कि थीटा यहाँ पर क्या होगा, 0। और 0 अगर है तो ये वाला कौन सा केस है, ज़रा गौर कीजिए। थर्ड वाला केस था ये, जहाँ पर हमने क्या लिया था, 0। अब यहाँ पर ज़रा आ जाइए, T3 माइनस T2, ये इससे बड़ा तो है, लेकिन क्या है कि ये ऑलरेडी वैल्यू बड़ी है। ठीक है, इसीलिए ये वाला जो केस होगा ये ये इम्पॉसिबल केस होगा। कौन सा केस होगा, इम्पॉसिबल केस। इम्पॉसिबल केस। और इम्पॉसिबल केस होगा तो यहाँ पर जो होगा किसी भी किस्म का ड्रॉप नहीं बनेगा, किसी भी किस्म का ड्रॉप नहीं बनेगा, पानी सतह पर फैल जाएंगे इस वाले केस में। और यहाँ पर तो थीटा 0 है, यहाँ पर ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा। कौन सा एंगल बनेगा, ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा। यानी कैसा ड्रॉप बनेगा, मर्क्यूरी कैसा ड्रॉप बनेगा। और यहाँ पर जो है एक्यूट एंगल बनेगा, मतलब कैसा ड्रॉप बनेगा, वाटर के जैसा। तो ये वाटर वाली कंडीशन है। ठीक है, सॉरी, ये केरोसिन वाली कंडीशन है, ये मर्क्यूरी वाली कंडीशन है। ओके, और यहाँ पर 0 किस में बना था, याद कीजिए, ये 0 वाली कंडीशन है। और यहाँ पर तो इम्पॉसिबल है, यहाँ पर जो पानी है वो फैल जाएगा। पानी सतह पर, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, पानी सतह पर फैल जाएगा, फैल जाएगा, पानी सतह पर फैल जाएगा। ठीक है,
तो ये है आपका शेप ऑफ ए लिक्विड ड्रॉप ऑन ए सॉलिड सरफेस, इसका स्नैपशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन है आपका वो है इफेक्ट ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी, इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी एंड टेम्परेचर ऑन ए सरफेस टेंशन, है ना। अगर टेम्परेचर और इम्प्योरिटी का सरफेस टेंशन पर क्या असर होता है ये हमें डिस्कस करना है। इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटी मतलब मिलावट, और टेम्परेचर मतलब दर्जे हरारत, ऑन ए सरफेस टेंशन इसका मतलब ये है कि मिलावट और दर्जे हरारत का सरफेस टेंशन पर क्या असर होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे घर में हम रोज़ इसकी एप्लीकेशन परफॉर्म करते हैं। मैं आपको आज समझा के देता हूँ कि इसका इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको 3 पॉइंट बताऊँगा। पॉइंट है, अगर इफ़ NaCl मिक्स विथ वाटर, अगर आपने क्या किया NaCl को वाटर के साथ में मिक्स किया, मतलब हमारा नमक है ना, अगर हमने नमक को पानी के साथ में मिक्स किया तो सरफेस टेंशन विल इंक्रीज। क्या होता है, सरफेस टेंशन बढ़ जाता है। कब, जब हम हमारे पानी के साथ में किसको मिलाते हैं, नमक को मिलाते हैं। तो जब पानी के साथ में नमक को मिलाते हैं तो उसका जो पानी का जो सरफेस टेंशन होता है, सतही तनाव बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है, तो सतही तनाव का मतलब यह है कि जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स है उनके दरमियान में एक फोर्स लगता है, ठीक है। तो जैसे हम पानी के अंदर नमक को मिलाते हैं तो क्या होता है, उनके दरमियान का फोर्स जो होता है और ज़्यादा बढ़ जाता है, और फोर्स बढ़ने की वजह से टेंशन बढ़ता है, जिसे आप सरफेस टेंशन कहते हो। तो अगर आप पानी के साथ में नमक को अगर मिलाओगे तो सरफेस टेंशन डेफिनेटली बढ़ जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट, इफ डिटर्जेंट और फिनॉल, है ना, अगर डिटर्जेंट जो हमारे घरों में इस्तेमाल होता है कपड़े धोने के लिए, इफ डिटर्जेंट और फिनॉल मिक्स विथ वाटर, तो क्या होता है, सरफेस टेंशन विल बी, यहाँ रहेगा बी, विल बी डिक्रीज। और यही तो वजह है कि आपके जो कपड़े हैं बड़े साफ़ सुथरे धोए जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, जब पानी के साथ में डिटर्जेंट को मिलाते हैं तो डिटर्जेंट के मिलाने की वजह से क्या होता है, उसका जो सरफेस टेंशन होता है वो घट जाता है। और पानी से जब उस पानी के अंदर अगर अपने कपड़ों को डालोगे तो कपड़ों से आपका जो भी आपके कपड़ों पर लगी चीज़ है वो आसानी से बाहर निकल जाती है, और आपके कपड़े जो है वो साफ़ सुथरे धोए जाते हैं, साफ़ सुथरे दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि हम क्या करते हैं, वहाँ पर डिटर्जेंट मिलाने का मतलब क्या है, पानी का सरफेस टेंशन आपको कम करना है। तो जब भी हम किसी डिटर्जेंट को पानी के साथ में मिलाते हैं तो सरफेस टेंशन क्या होता है, कम हो जाता है, और हमारे कपड़े आसानी से हम धो सकते हैं, ठीक है। तीसरी वाली बात, इफ़ टेम्परेचर ऑफ वाटर increase then surface tension of water decrease। क्या होता है, जैसे ही हम हमारे द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इंक्रीज, जैसे हम हमारे वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, मतलब हम पानी को गर्म करते हैं, देन द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर विल बी डिक्रीज। तो क्या होता है, जब हम पानी को गर्म करते हैं तो याद रखिए, पानी को गर्म करने की वजह से क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट होता है। तो पानी की जब गर्म होता है तो गर्म होने की वजह से मॉलिक्यूल्स का दरमियान का जो फोर्स होता है वो कम होता है, जिसकी वजह से सरफेस का जो सरफेस टेंशन होता है वो कम हो जाता है। तो अगर आप पानी को गर्म करोगे तो याद रखिए, पानी के गर्म करने से सरफेस टेंशन कम हो जाता है। इसीलिए आपने देखा है कि अगर कपड़े आपके बहुत ज़्यादा उस पर कुछ ऐसी चीज़ें लगी है जो आसानी से धोने पर साफ़ नहीं हो रही है, तो उससे गर्म पानी के अंदर डाल दिया जाता है और उसी में डिटर्जेंट भी मिला दिया जाता है, और उसे गर्म करके डिटर्जेंट मिलाकर उसका सरफेस टेंशन बहुत ज़्यादा कम किया जाता है, और आपकी जो कपड़े होते हैं वो आसानी से धुल जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप पानी का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सरफेस टेंशन क्या होगा, कम हो जाएगा। तीनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। अगर एग्जाम में कहीं पर पूछा तो आपको लिखते आना चाहिए कि अगर हम किसी ऐसे NaCl को अगर मिलाए तो क्या होगा, सरफेस टेंशन बढ़ जाएगा। मतलब NaCl के हैं तो NaCl हमारा नमक है, तो यानी कि हम ऐसी चीज़ों को मिलाएंगे जो इनसॉल्युबल है,
सॉरी जो सॉल्युबल है, ठीक है। जैसे जो पूरी तरह से पानी में हल्पाजीर है, ऐसी चीज़ों को अगर हम मिलाएं तो सरफेस टेंशन बढ़ जाता है, क्योंकि नमक पानी में हल्पाजीर होता है। अगर हम डिटर्जेंट को मिलाएं, डिटर्जेंट या फिनॉल को, ये पूरी तरह से हल्पाजीर नहीं होता, अगर हम इसे मिलाएं तो क्या होगा, ये मुकम्मल तौर से उसमें हल्पाजीर नहीं होगा। तो क्या होगा कि जब आप ऐसे आइटम को मिलाओगे जो मुकम्मल तौर पर हल्पाजीर नहीं है, ठीक है, तो सरफेस टेंशन क्या होगा, डिक्रीज होगा। और पानी को अगर आप गर्म करोगे तो सरफेस टेंशन भी डिक्रीज होगा। अच्छा, इतनी सारी बातें याद रखनी। आज के लेक्चर हमारा हम यही रोकते हैं। मुझे ऐसी उम्मीद है आपको तमाम चीज़ें समझ में आई होंगी। फिर से मैं आपसे एक चीज़ की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप आपके कजिन्स, आपके जो भी रिलेटिव है, उनमें हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।